हूँ। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, यह वर्ष हम रेणु जी की जन्म शती के रूप में मना रहे हैं। जाने माने साहित्यकार विमल कुमार जी के नेतृत्व में मैला आंचल के पटल पर लगभग 1.5 महीने से हमने बहुत से प्रख्यात आलोचकों, साहित्यकारों को और कथाकारों को सुना है। इस कड़ी में आज हमसे मुखातिब है युवा आलोचक डॉक्टर नीलाभ कुमार जी। नीलाभ कुमार जी के विचारों को हम सुने, उससे पहले मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर शांतम्मा जोसेफ से निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार इस कार्यक्रम के बारे में व्यक्त करें। प्रिंसिपल मैडम, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम जुड़ नहीं पा रही, क्या बात? शांतम्मा मैडम, प्लीज आप आइए। कुछ टेक्निकल कारण है, लग रहा है कुछ टेक्निकल कारण से हमारी प्रिंसिपल जुड़ नहीं पा रही हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ नीलाभ जी कि हम कार्यक्रम शुरू करें। जी, उनसे अनुमति ले लें, उनसे मैडम से। हाँ सिस्टर, स्वागत है आपका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मैला आंचल के पटल पर, और होली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैडम। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं फणेश्वरनाथ रेणु जन्म शताब्दी वर्ष की इस शुभ अवसर पर आयोजित इस समारोह में होली क्रॉस विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर नीलाभ कुमार जी, सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं लिटरेचर फील्ड में दूर से नहीं हूँ, फिर भी इतना जानती हूँ कि साहित्य अपने आप में एक खजाना है, और यह एक व्यक्ति और समाज का विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और एक व्यक्ति का क्रिएटिविटी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ऐसा महान साहित्यकार के जन्मदिन शताब्दी दिन के अवसर पर इस टाइप का कार्यक्रम का आयोजन करना हम लोगों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा पूर्ण विश्वास है ये उपयोगी साबित होगा। और मैं डॉक्टर मृदुला सिंह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी को बहुत बधाई देती हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए। और आप सभी जो इस गूगल में उपस्थित हैं, सभी श्रोतागण को, स्टूडेंट्स को, शिक्षकों को अभिनंदन करती हूँ, बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ इस कार्यक्रम का सफलता के लिए। और जो फणेश्वरनाथ जी का जो साहित्य है, उसमें जो निहित अच्छे विचारों को समझो, उस पर चर्चा करते हुए उसमें जो अच्छा मैसेज है, संदेश जो फणेश्वरनाथ जी जो देना चाहता है हम लोगों को और समाज को, उसको समझने का प्रयास करें और अपना जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपका। हमारी सिस्टर हमारे महाविद्यालय की आत्मा है, और उन्हें अभी पिछले 1 साल से उन्होंने कार्यभार संभाला है, और बहुत ही जनतांत्रिक ढंग से उनका काम है। मैंने खुद यह कार्यक्रम खुद से डिसाइड किया और उनसे बस सुबह ही बताया है कि मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत बधाइयाँ दी और बहुत खुश हुई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वो आई और उन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ पर दिया।
तो ऐसा अगर प्राचार्य हो तो सब काम बहुत अच्छे से होता है, इसीलिए हमारा हिंदी विभाग और भी विकास करेगा आगे। अब मैं डॉक्टर नीलाक्षी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। डॉक्टर नीलाक्षी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर में हिंदी के सहायक प्राध्यापक हैं। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है और लगातार रचनाशील हैं डॉक्टर नीलाक्षी। सरगुजा में काफी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे लोक की अनुभूति और बलचनवा तथा मैला आंचल का साहित्यिक परिदृश्य। मैला आंचल का कथानक है बिहार का पूर्णिया जिला और बलचनवा का बिहार का ही दरभंगा जिला है। दोनों उपन्यास की कथा की पृष्ठभूमि, लोग आते जा रहे हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। कथा की पृष्ठभूमि स्थानीय ग्रामीण अंचल के वंचित शोषित समाज की कथा है। रेणु और नागार्जुन की रचनाओं में लोक चित्रण सच्चे अर्थों में उभर कर आया है। रेणु जी ने 1954 में मैला आंचल में लिखा था, गंगा जमुनवा की धार नयनवा से नीर बहे, फूटल भरतिया के भाग भारत माता रोए रही। भारत माता रो ही रही है, लगातार निरंतर भारत माता रो रही है। दोनों उपन्यासों में लोक की अनुभूति किस तरह चित्रित हुई है और उसका साहित्यिक परिदृश्य क्या है, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर नीलाभ कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। वो अपने विचारों से हमें समृद्ध करें। डॉक्टर नीलाभ जी, आपका स्वागत है। आप अपना कैमरा और ऑडियो दोनों ही हमने ऑन कर लीजिए। दोनों ऑन कर लिया है। बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी। मैला आंचल के इस वेब मंच पर सबसे पहले मैं बहुत आत्मीय और सम्मानित विमल कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मैला आंचल समूह की सक्रिय सदस्य डॉक्टर मृदुला सिंह जी के माध्यम से और उनके महाविद्यालय के माध्यम से इस मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया। होली क्रॉस महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को अनुमति दी। वह ऐसा सोच रही हैं कि उनका महाविद्यालय और हिंदी विभाग कुछ समृद्धि की ओर अग्रसर रहे, तो यह मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं सभी सुधीजन जो श्रोता के रूप में मुझे सुन रहे हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूँ नौनिहाल जो हम भारत का सपना देख रहे हैं और जिस सपने को हमको पूरा करना है, वह सपना इन प्यारे विद्यार्थियों के कंधों पर है और इन्हीं के माध्यम से यह सपना पूरा किया जा सकता है। मैं सबों का स्वागत करता हूँ और मैं अपनी बात जैसा प्रारंभ में डॉक्टर मृदुला सिंह जी ने विषय के संबंध में और बलचनमा और मैला आंचल के रचनाकाल और कथानक के संबंध में कुछ बताया है, तो मैं सीधे विषय पर आता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं। नागार्जुन रचित बलचनमा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक राजनैतिक उपन्यास है जो सोशलिस्ट समाज की स्थापना के स्वप्न में निर्मित पाता है। इस सोशलिस्ट समाज की मूल अवधारणा मनुष्य के बीच
समानता, जो समानता संवैधानिक है, जो समानता मनुष्य के बीच में दी जा सकती है। इसका उदाहरण यह दिया जाता है कि कभी 5 अंगुलियां एक समान नहीं हो सकती, उसी तरह से मनुष्य कभी एक नहीं हो सकते। यहाँ उस समानता की बात नहीं है, यहाँ बात है भेदभाव की। जो भेदभाव किया जा रहा है मनुष्य मनुष्य के बीच, उस समानता की बात की जा रही है, उन संवैधानिक अधिकारों की बात की जा रही है जिनके माध्यम से मनुष्य और मनुष्य के बीच की समानता द्रष्टव्य है। किसानों मजदूरों की एकता आदि से यह सोशलिस्ट समाज निर्मिति पाता है। पूंजीवाद के नाश का सपना और सोशलिस्ट समाज की स्थापना स्वातंत्र्योत्तर भारत का एक सबसे बड़ा या कहें बहुत महत्वपूर्ण स्वप्न था। इसको मैला आंचल में रेणु इस तरह उद्धृत करते हैं, जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मिलों की चिमनियां आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा, जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। बोलिए एक बार प्रेम से सोशलिस्ट पार्टी की जय। यही पार्टी असली है, किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। मैला आंचल में यह बात रेणु उद्धृत करते हैं। गांधी की अहिंसा की नीति बलचनमा को देश की स्वतंत्रता के लिए अपर्याप्त जान पड़ती है। बलचनमा उपन्यास का कथा नरेटर बलचनमा है, जो गांधी की अहिंसा की नीति को अपर्याप्त देख रहा है जिससे भारत स्वतंत्र हो सकता है। आगे इसमें बलचनमा ही कहता है, और वह इस रूप में उसको देखता है, जो फूल बाबू पटना में एक बार नमक बनाते वक्त खूब पिटाने और उसके बाद भी गांधी महात्मा के पंथ को अपनाए रखने की बात बलचनमा को समझ में नहीं आती है। बलचनमा कहता है, इस तरह तो तुम पीटते जाओगे, पीटते पीटते बेदम हो जाओगे, एक भी काम नहीं होगा। यह और इसमें इसी उपन्यास में आगे बलचनमा कहता है, उन दिनों सोशलिस्टों में बड़ी गर्मी थी भैया, वे जो कुछ कहते उसे करने की भी कोशिश उनकी ओर से होती थी। मजदूरों की हड़तालें हों चाहे किसानों का आंदोलन, सोशलिस्ट भाई उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। बलचनमा का यह स्वप्न रेणु के मैला आंचल का भी स्वप्न जान पड़ता है, पर मैला आंचल इस स्वप्न के अंतर विरोधों पर भी बात करता है। यह बलचनमा और मैला आंचल के कथानक के फर्क को इंगित करता है। ये अंतर विरोध जगह जगह पर उपन्यास में चित्रित किए गए जान पड़ते हैं। जैसे देखें, रेणु मैला आंचल में लिखते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को, जो सोशलिस्ट पार्टी का अंतर विरोध है, जो सोशलिस्ट पार्टी में लोग काम कर रहे हैं उनका जो अंतर विरोध है, सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर को बीड़ी नहीं सिगरेट पीना चाहिए। आगे लिखते हैं, सबसे बड़े लीडर जी पुरैनिया आने के लिए एकदम तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत कहने सुनने पर सारे जिले से 10,000 रुपए की थैली पर राजी हुए हैं। अगर जिस सोशलिस्ट समाज का स्वप्न हम देख रहे हैं और उसके सबसे बड़े लीडर का यह अंतर विरोध है, जो गांव में नहीं जाना चाह रहा है, जो लोगों के बीच में नहीं जाना चाह रहा है, और जा भी रहा है तो घूस लेकर जा रहा है, यह बड़ी हास्यास्पद लगती है, जिसको रेणु इंगित कर रहे हैं मैला आंचल में। आगे इसी में लिखते हैं,
मोमेंट में आपने अपने स्कूल में पंचम जारज का फोटो तोड़ दिया, हेडमास्टर को ऑफिस में ताला लगाकर कैद कर दिया, बस आज आप लीडर हो गए। यह भेद हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग भी खाली फोटो तोड़ते। यदि फोटो तोड़ने से, जॉर्ज पंचम का फोटो तोड़ने से अगर कोई लीडर हो सकता है, तो इससे बड़ा अंतर्विरोध जो मैला आंचल में जो बात है, जो हमारा पूरा अंचल, पूरा देश जिस ढंग से मैला होते जा रहा है, और उसकी बात न कर जॉर्ज पंचम का फोटो तोड़कर आप लीडर हुए जा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। इसकी ओर ध्यान रेणु आकृष्ट करते हैं। भारतवर्ष का मैला हुआ यह आंचल अकस्मात नहीं है, और न ही इसके लिए कोई एक व्यक्ति या एक कारण जिम्मेवार है। इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जिम्मेवार हैं, कम या ज्यादा। अधिक जिम्मेवार वे लोग हैं जो कानून का शासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसकी हालत मैली होनी ही है। देश में व्याप्त शिक्षा, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, गरीबी, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद आदि ने जिस ढंग से पांव पसार लिए हैं, वे स्थितियां हमारे लिए किसी भी स्थिति में पुरसुकून नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑन रखे हैं, वे लोग अपना फोन और वीडियो ऑफ कर लें, तो आप तक हमारी बात सहजता से पहुंच सकेगी। मैला आंचल में रेणु इस बात को इंगित कर रहे हैं जो समझने लायक है। जो कलीमुद्दीनपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मन्नत करके एक और चिथड़ा जो लटकाया है, उस मन्नत को मैं जो समझ रहा हूं, वह मन्नत है मानवता के सुरक्षित रहने की। वह मन्नत है नारी जाति को अपने विश्वासों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहने की। वह मन्नत है प्यार की खेती की, जिसकी लहलहाट से पूरी दुनिया सुर्ख हो जाएगी, और उस सुर्ख प्रकाश से जो तरंगे निकलेंगी, उससे दुनिया के लोग अपनी दुनियावी चीजों को संजो सकने में सफल हो सकेंगे। वह मन्नत है भारत माता के लोग, भारत माता के मैले हो रहे आंचल तले प्यार के हरे भरे पौधों के लहलहाने की। वह मन्नत है लोगों के हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकने की। वह मन्नत है दुनिया के जाति प्रथा के बंधन के टूटने और मानवता से भरी दुनिया की निर्मिति की। हमारे ऊपर चाहे कष्टों का पहाड़ क्यों न टूट पड़े, मगर हम अपनी सकारात्मकता को नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अपनी सकारात्मकता से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी पूरा विश्व जिस कोरोना संकट से जूझ रहा है, उसकी भयंकरता को देखते हुए हमारा सकारात्मक विश्वास ही हमें उससे बचाए रख सकता है। भविष्य में क्या होगा, इसके लिए चिंता करने की बजाय वर्तमान में स्थितियां जो मांग कर रही हैं, उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास, और इस प्रयास में ही हमारी सकारात्मकता हमें वर्तमान में बचाए रख सकता है और हमारे भविष्य को भी बहुत हद तक सुरक्षित कर सकने में मददगार हो सकता है। नागार्जुन रचित बलचनमा जहां गांधी की अहिंसा की नीति को देश की स्वतंत्रता के लिए अपर्याप्त मानता है और सोशलिस्ट समाज की स्थापना के स्वरूप को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित जान पड़ता है, वहीं मैला आंचल व्यापक फलक को व्यंजित करने वाला उपन्यास है। मैला आंचल में भविष्य की आहट की पहचान भी है, तो वर्तमान राजनीतिक संकट, जातीय उभार, पूंजीवाद का नाश और सोशलिस्ट समाज की स्थापना का स्वप्न
जाति व्यवस्था की कठोरता में दरार लाने की कोशिश, चरखा का महत्व, स्त्रियों की दर्द से मुक्ति का प्रयास जो बिना नारा बुलंदगी के किया गया जान पड़ता है, जिससे स्त्रीवादी चिंतकों को भी मार्ग दिखाए जाने की कोशिश जान पड़ती है, हमें अपना काम करते जाना है। इसके लिए किसी नारा बुलंदगी की आवश्यकता नहीं है। हमें गांधीवादी विचारों का यदि पोषण करना है तो हमें सबसे पहले अपनी कथनी और करनी की समानता लाना होगा। अगर हमारी कथनी और करनी में समानता नहीं होगा तो हम गांधीवादी विचारों को कभी भी अमली जामा नहीं पहना सकते हैं। मुझको लगता है कि यह गांधीवादी विचारों को अमली जामा पहनाने का मूल मंत्र है। मैला आंचल हमें विनोबा भावे के ग्राम सेवा निबंध की याद कराता है। यदि हमें ग्रामीणों की सेवा करनी है तो इसके लिए हमें उनके बीच जाना होगा, उन्हीं की तरह रहना होगा, उन्हीं के जैसा रहना होगा। मैला आंचल उपन्यास के डॉक्टर प्रशांत याद आते हैं। जो डॉक्टर प्रशांत शहर की नौकरी छोड़कर, जिस पर स्वाभाविक है कि उनके शुभचिंतकों ने, उनके सहकर्मियों ने व्यंग भी किया है उपन्यास में कि गांव जा रहे हैं। यह 1954 की बात छोड़ दीजिए, यह आज 2020 में यदि हम शहर छोड़कर गांव में नौकरी करने जा रहे हैं तो इस पर हमारे घर के लोग, हमारे सहयोगी लोग और न जाने जो भी हमको जानते हैं वो सब लोग हम पर शायद ताना मारते दिखाई देंगे। लेकिन डॉक्टर प्रशांत आते हैं, गांव आते हैं, मेरीगंज आते हैं और उनको यह पता है कि हमें यहाँ क्या करना है। मलेरिया और कालाजार से जो गांव पीड़ित है, जहाँ कई जानें लगातार जा रही हैं, आगे भविष्य में जान जा सकती है, उसकी रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि इसके लिए वो डॉक्टर प्रयास करे। अगर वह डॉक्टर ही शहर में बैठा रहेगा, गांव को नहीं देखेगा, तो गांव का यह जो अंचल जो मैला हुआ है वह कैसे समाप्त होगा, यह अकल्पनीय जान पड़ता है। कथा नरेटर जब प्रशांत के बारे में यह कहता है कि डॉक्टर को अब गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी है, गांव अच्छा लगने लगा है और गांव के लोग अच्छे लगने लगे हैं, वह गांव को प्यार करता है, तो ऐसा लगता है कि विनोबा भावे के ग्राम सेवा की अवधारणा को बल मिलने लगा है। मुझे जब मैला आंचल याद आता है तो सतीनाथ भादुड़ी याद आते हैं और उनका उपन्यास, बांग्ला उपन्यास ढूढ़ाए चरित मानस याद आता है। मैला आंचल याद आता है तो सुमित्रानंदन पंत याद आते हैं और उनकी कविता भारत माता याद आती है। मैला आंचल भविष्य की आहट की पहचान भी कराता चलता है। इसे हम मानव जीनोम की डिकोडिंग किए जाने के प्रयास के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए, उस समय जो आज मानव जीनोम को पढ़ने की बात वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, यदि मानव जीन को पढ़ लिया जाए तो बहुत हद तक जो मानव संबंधी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों को हम पहचान पाने में सफल हो सकेंगे, हमें सहूलियत हो सकेगी। उस समय रेणु इस उपन्यास में देख रहे हैं, यदि मानव जीन डिकोड कर लिया जाता है तो मनुष्य के शारीरिक संरचना की बहुत सी गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है। आज हम जिस कोरोना काल में जी रहे हैं, आज का समय कोरोना काल कहा जा रहा है, उसमें हाथों की सफाई को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आप घर में भी रहें तो हर एक घंटा 2 घंटा पर आप जरूर हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें अपने हाथों को। देखिए उस समय रेणु डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से इसको कैसे देखते हैं। यदि हम घर में भी रहें तो 1-2 घंटे में साबुन से जरूर हाथ धोएं। डॉक्टर प्रशांत के हवाले से
उपन्यासकार रेणु ने मैला आंचल उपन्यास में जैसे इस बात की इत्तला देने की कोशिश की है कि हमें अपने हाथों की सफाई पर उसी तरह ध्यान रखना चाहिए जिस तरह डॉक्टर प्रशांत ध्यान रखते हैं। कहें कि इसे हमें अपनी आदत में शुमार कर लेनी चाहिए। देखिए, मैला आंचल में रेणु लिखते हैं, पानी के ढोल के पास एक बोल, आंचलिक शब्दों की भरमार है। यह बोल जो है वो कठौत के लिए आया है। रखना होगा एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। यह डॉक्टरों को समझ में है, डॉक्टर लोग समझ रहे हैं इस बात को कि किस ढंग से हमें सफाई रखनी है। आज यह हम सब लोगों को, जो सामान्य जन है, उनके लिए भी यह आवश्यक हो गया है कि आप अपने हाथों की सफाई नियमित करते रहें। इसे आप अपनी दिनचर्या में, अपनी आदत में, अपने जीवन में इसको शुमार कर लें। मैला आंचल के बारे में हमने कहा कि यह व्यापक फलक को व्यंजित करने वाला उपन्यास है। इसमें जो बालदेव एक पात्र हैं, वह उमगती हुई पीढ़ी के राजनेता के बतौर पेश किए जा रहे हैं, जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है लेकिन दुनियावी चीजों का ज्ञान है। जो यह जानता है कि मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है। जिस मेरीगंज में अशिक्षा इस कदर पैवस्त है, लगता है कि पूरा गांव अशिक्षित है, उसमें बालदेव जब यह जानते हैं कि मच्छर मलेरिया के काटने से होता है, तो यह एक प्रगतिशील सोच का द्योतक जान पड़ता है। जो यह जानता है कि मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, और जिसकी दवा के बारे में भी वह जानता है कि जिसकी दवा कुनैन है। रेणु लिखते हैं, कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। ततमा टोली में महंगू दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही हैं। अब रात भर गोईठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं होगा, काटे जितना मच्छर। यहां पर मुझको प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं याद आ रहा है। जो ठाकुर का कुआं, जो जिस कुएं से सामान्य लोगों के लिए, आम जन के लिए पानी मयस्सर नहीं है, जिस कुएं का, और वही एक कुआं है जहां स्वच्छ पानी मिल सकता है। उस समय में, तत्कालीन समय में, आज के समय में तो कुएं का पानी चाहे कोई कुआं हो, वह स्वच्छता की बात ही नहीं है। अगर वहां लोगों को यह शिक्षा लोगों के पास होती कि गंदले पानी को हम उबाल दें, ठीक ढंग से उबाल दें, और उसके बाद उसको ठंडा कर हम पी सकते हैं, तो शायद जो मच्छर काटने की दवा के बारे में कुनैन की दवा खाएंगे, जिससे हमको जो मच्छर काटेगा भी तो हमको मलेरिया नहीं होगा। तो यह रेणु की प्रगतिशीलता है, प्रगतिशील सोच है, जो इस बात को समझ पा रहे हैं। और प्रेमचंद के यहाँ वो ठाकुर का कुआं का पात्र, जो अशिक्षित पात्र है, वहां अशिक्षा की कमी जान पड़ती है। रेणु ने मैला आंचल में जिस ढंग से मठ का जिक्र किया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण जान पड़ता है। मठ हमारे यहां समानांतर शक्ति के प्रतिष्ठा की तरह रहे। इन मठों के पास जितना पैसा और शक्ति रहा है, शायद वही वजह है कि मठ की गद्दी प्राप्त करने के लिए लोगों ने धनबल, जनबल और बाहुबल का भी खूब इस्तेमाल किया है। यह न सिर्फ मठ के चरित्र को धुंधला करता है, बल्कि जिसके लिए मठ जाने जाते हैं, उस छवि को भी धूल धूसरित करता है।
मठ के महंत सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। महंतों से लोग अपनी रक्षा की उम्मीद करते हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर महंतों के पास जाते हैं इस उम्मीद में कि हमारी परेशानी कम होगी। यदि लोगों की परेशानी कम होने की बजाय और बढ़ जाने की आशंका व्याप्त हो जाती है तो यह मठ और महंत दोनों की बदनामी है, साथ ही यह पूरे परिवेश को गंदला करने सरीखा है। कथा नरेटर जब मठ की बात करने लगता है तो वह मठ की वास्तविक स्थिति जो आम जनता के मन में बने इमेज से पूरी तरह उलट है का पता चलता है। इसको रेणु इस तरह उल्लेखित करते हैं, 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान। एक ही कपड़ा पहनती थी, कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। इससे पूरा वातावरण गंदला हो उठा है। लोगों का मठ के प्रति आदर भाव की भावना समाप्त होने लगी है और वर्तमान समय में जो मठों और महंतों की स्थिति है वह आपसे, हमसे, सबसे वाकिफ, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैला आंचल उपन्यास की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता उपन्यास के कथा विस्तार को संगीतमय ध्वनि के साथ विकसित करने की है। निर्मल वर्मा ने मैला आंचल उपन्यास के संबंध में उसके संगीतमय ध्वनि की नोटिस ली है जो बहुत सही जान पड़ती है। शिल्प प्रविधि के रूप में यह सांगीतिक ध्वनि न सिर्फ शब्दों के सहारे कथा को मूर्त रूप देती जान पड़ती है, बल्कि सांगीतिक लय के माध्यम से भी कथा विस्तार पाती है और कथा के मूर्त रूप का अंकन करती जान पड़ती है। इसको मैला आंचल से देखते हैं। मनर की मंद आवाज। मैला आंचल को समझने के लिए लोक शब्दों की जानकारी, हालांकि अच्छा है कि उपन्यास में लोक शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। मनर जो है वो मांदर है। मांदर की मंद आवाज, रिंग रिंग ता धिन ता। डिग्गा की अटूट ताल, डा डिग्गा डा डिग्गा। उन्मुक्त स्वर लहरी, जोहिरे जोतबो सोहिरे बोइबो। मुरली की लय पर पायलों का छुम छुम छन छन। डा डिग्गा रिंग रिंग ता धिन ता। चल चल रे सभा देखेला। जिस ढंग से कथा विस्तार और कथा को मूर्त रूप देने का काम प्रेमचंद ने कथा सूत्रों के माध्यम से किया है, उसी प्रकार रेणु की यह अन्यतम विशेषता है जो मैला आंचल उपन्यास में उभर कर सामने आता है कि वो कथा को विस्तार सांगीतिक ध्वनि और लय से परिपूरित कर देने की कोशिश करते हैं। यह सांगीतिक ध्वनि लोक से उपजी है, जिससे जीवन का संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि वह लोक जो है जहां शास्त्रीय बद्धता नहीं है, उसी लोक में जीवन संगीत है। उसी जीवन संगीत से पूरे वातावरण में जैसे एक संगीतमय ध्वनि और उसकी जो लय है
वह पूरा व्याप्त हो आया है। रेणु लिखते हैं, भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और इसमें आगे रेणु इस बात की नोटिस लेते हैं, आम के बागों में कोयल कोयली, दहियल और बुलबुल ने सम्मिलित सुर में मंगल गीत गाए। खेतों से गीत की कड़ियां पुरवैया के सहारे उड़ती आती हैं और डॉक्टर के दिल में हलचल मच जाती है। गेहूं की कटनी हो रही है, झुनाई हुई रब्बी की फसल की सौंधी सुगंध चारों ओर फैल रही है। इस सुगंध को जैसे समझने के लिए शब्दों, सांगीतिक ध्वनियों और उसके लयों और उनके साथ साथ प्रकृति को जिस ढंग से उपन्यास में रेणु ने जगह दी है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ कथानक की बुनावट में कसावट आता है, बल्कि इस प्रकृति प्रेम के सहारे रेणु राष्ट्र प्रेम को भी तवज्जो देने की कोशिश करते जान पड़ते हैं। यहाँ हमें रामचंद्र शुक्ल याद आते हैं, जो यह नोटिस लेते हैं कि यदि हमें राष्ट्र से प्रेम है तो हमारा प्रेम प्रकृति से भी होगा। यदि प्रकृति से प्रेम नहीं तो राष्ट्र से प्रेम कैसा, और यदि प्रकृति से प्रेम नहीं और राष्ट्र प्रेम की हम बात करते हैं तो यह दिखावा मात्र है। रेणु आगे इसी सांगीतिक ध्वनि के और उसके लय के क्रम में लिखते हैं, अरे काम काम रेड, उससे साफ ला पा लप लफ्जों में कह दीजिए कि फो 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 टूटी टी टू के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज गद्दी नसीब नहीं होती। यह भाषा की यह सार्थकता और उसकी बेधकता की परिणति के रूप में हमें दिखाई देती है। यह इस उपन्यास की मजबूती बनकर हमारे सामने आता है, तो इसकी अधिकता से हमें कहीं कहीं उपन्यास को बोझिल भी करता जान पड़ता है। लोक शब्दों और लोक ध्वनियों का लोक में प्रचलित वाद्य यंत्रों से निकलने वाली आवाज को जिस ढंग से उपन्यास में पिरोया गया है, उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनियों की समझ बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात ही उपन्यास को समझने में मानसिक कसरत करवाती जान पड़ती है। तुतलाती हुई भाषा में अपनी बात को कह ले जाना, परिस्थितियों का हास्य के सहारे आगे बढ़ाना तो है ही, साथ ही स्थितियों की बेधकता को भी रेखांकित करना है। यह रेखांकन उपन्यासकार के यहाँ हास्य और व्यंग्य के रूप में भी हमें दिखाई देता है। मैला आंचल उपन्यास में जाट जट्टिन नाच के संवाद में हंसी में व्यंग्य की धार को समझा जा सकता है। इसे इस रूप में देखें, भूख नहीं लगता है और जब भूख लगता है तो खाना नहीं मिलता है। यह हास्य भी है और एक बहुत बड़ा व्यंग्य भी है। यह लोक से उपजा है, लोक के जीवन संगीत से उपजा है, जहां कष्टों का कष्ट भी जीवन संगीत की तरह चित्रित हुए हैं। सुधीजन और प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं अपने बात को समाप्त करने की अंतिम पड़ाव पर हूँ। उसमें आपसे बलचनमा और मैला आंचल को लेकर एक दो बातें करूँगा। बलचनमा और मैला आंचल उपन्यास
जिस सोशलिस्ट समाज की स्थापना का स्वप्न बुनता है, उस सोशलिस्ट समाज की स्थापना के लिए हिंसा का सहारा लेना सबसे बड़ा अंतर्विरोध जान पड़ता है। नागार्जुन बलचनमा उपन्यास को सोशलिस्ट समाज का स्वप्न देखने वाले बलचनमा के सिर पर कई लाठियों के बरसाए जाने के साथ समाप्त करते हैं, जिससे बलचनमा बेहोश जमीन पर लुढ़क जाता है। नागार्जुन यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बलचनमा की यह बेहोशी जीवन संघर्ष का अंत नहीं कर सकता। जब तक अन्याय है, दमन है, लूट खसोट है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, तब तक इस संघर्ष के लिए बेहोशी से आदमी निकलने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। इस कोशिश की परिणति हिंसा में परिवर्तित होते देख रेणु अचकचाते हैं। रेणु लिखते हैं, वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। व्याध के तीर से जख्मी हिरण शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। यह रेणु की बेचैनी है और मैला आंचल का प्रश्न है। रेणु इस सवाल का जवाब भी देते जान पड़ते हैं। जवाब देखिए, प्रेम और अहिंसा की साधना सफल हो चुकी है, फिर कैसा भय। विधाता की सृष्टि में मानव ही सबसे बढ़कर शक्तिशाली है, उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों से भी नहीं, पागलो, आदमी आदमी है, गिनपिग नहीं, सावरी ऊपर मानुष सत्य। यह मानुष सत्य तो नागार्जुन के बलचनमा में भी दिखाई देता है, लेकिन नागार्जुन सोशलिस्ट समाज की स्थापना का स्वप्न लिए देखे जा सकते हैं। यदि प्यार की खेती से पौधों की लहलहाने की सोच विकसित की जाए, तो भारत माता के लहूलुहान होने, क्षत विक्षत होने की संभावना को कम से कमतर की जा सकती है। अपने अंतर्विरोधों के साथ जीने वाला समाज या आंदोलन, जिसका आखिरी सत्य मानुष सत्य ही हो सकता है, इसे हम जायसी के यहाँ देखें तो मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाह तक्काह छार एक मुठी के रूप में देख सकते हैं। आप सभी सुधीजन और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने लगातार शुरू से लेकर अंत तक बड़े चाव से, बड़े लगनशील ढंग से हमारी बात को आपने सुना। आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आत्मीय डॉक्टर मृदुला सिंह जी को यह वेब मंच दे रहा हूं कि यदि कोई मैसेज बॉक्स में कोई सवाल हो या समय अभी बच रहा हो, तो आप कुछ सवाल से या फिर और कोई बात इस पर की जा सकती हो तो उससे बताएं। आत्मीय डॉक्टर मृदुला सिंह जी। हाँ, सबने तो आज की बहुत तारीफ की है सर। सवाल तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बाद में अगर कोई सवाल दिखता है तो मैं आपको बताऊंगी, और आप कभी इस तरह का फिर आयोजन करेंगे तो आप वहाँ पर जरूर सवालों के जवाब दीजिएगा। जी जी हाँ, सवाल तो नहीं दिख रहे हैं। जी मैडम, जी जी सब आप जी प्रोत्साहन हमारे शब्दों से ही विस्तृत किए हैं। जी जी बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत सबका बहुत आभार। इससे एक शक्ति मिलती है, लगता है कि कुछ कोशिश जो की जा रही है, मैं बस यही कहता हूँ, कोशिश ही की जा सकती है। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाक्षी बलचनवा के समाज और महिला आंचल के विस्तृत फलक को वर्तमान से जोड़कर समीक्षा की विविध प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा व्याख्यान प्रस्तुत किया आपने, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जी। बहुत धन्यवाद। आपने 15 दिनों से लगातार अध्ययन किया महिला आंचल और बलचनवा का, और खरीद कर लाए हैं और पढ़ा है। तो इससे हमारे विद्यार्थियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हम शिक्षकों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम कहीं वक्तव्य देने जा रहे हैं या कोई इस तरह के आयोजन में जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के जाएं। तो आपने उसको स्वीकार किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद जिलाक्षी जी। बहुत बहुत और मैं विमल कुमार जी को भी साधुवाद दूंगी, उनको धन्यवाद दूंगी कि रेणु जन्म शताब्दी वर्ष को उन्होंने रचनात्मक बनाने की बहुत कोशिश की है। 1.5 महीने से लगातार जी साधुवाद कर रहे हैं। विमल जी, साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, कि हर दिन उन पर उन्होंने कार्यक्रम करवाया और बड़े बड़े लेखक ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं रेणु जी पर। रेणु जी के मित्रों को भी वो लाए, जो अनजान थे उनको भी वो सामने लाए, उनके विचार दर्ज करवाया उन्होंने। ये बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं और वो 2 पुस्तकें भी प्रकाशित करवा रहे हैं, और उसका डिटेल आप लोगों को दूंगी। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे जी तो रेणु पर लेख लिखिएगा। और मैं अपने प्राचार्य को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने हर स्वीकारा इस कार्यक्रम को और हमें अनुमति प्रदान। जी जी, प्राचार्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे हिंदी के प्रोफेसर मित्र हैं। अमरीश जी दिख रहे हैं, और अमरीश भाई का, लीना डहरिया मैडम, अरे लीना डहरिया मैडम का नमस्कार, अमरीश भाई को नमस्कार, और सुनीता जी भी आई है जी, और सुनीता जी को नमस्कार हैं, जिनको सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ यहाँ से कि आप लोगों ने समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। गावस्कर जी दिख रहे हैं, गावस्कर कौशिक जी को नमस्कार, अपने सबको धन्यवाद। पीयूष पांडे जी हमारे दिख रहे हैं, उनको नमस्कार जी। पीयूष पांडे जी को भी धन्यवाद। और लगातार यहाँ से एक जी मैम जी कुछ बोल रही सुना है उन्होंने जी, और मैं यहाँ से एक आप लोगों को सूचना दे रही हूँ कि 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती पर भी मैं एक आयोजन करने जा रही हूँ, तो आप लोग इसी तरह से अपना साथ दीजिएगा, तो जी वो भी कार्यक्रम सफल हो जाएगा। जी जी। बहुत धन्यवाद मैडम।